हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद शिप्रा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एविडेंस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। हमने उस लेक्चर में देखा था कि वर्ड एविडेंस का क्या मतलब होता है और एविडेंस एक्ट का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। एविडेंस एक्ट को हमने 3 फेज़ में स्टडी किया था। एक हमारा हिंदू पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में हमने 2 कमीशंस के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर आपने ये लेक्चर से पहले आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप उसको भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और थोड़ा सा सेक्शंस पर भी आज हम फोकस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, जब ये एविडेंस एक्ट बना दिया गया तो एविडेंस एक्ट बनाने के बाद एविडेंस एक्ट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्यों एविडेंस एक्ट इम्पॉर्टेंस है, क्या एविडेंस एक्ट के फंक्शंस हैं, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है टू असरटेन द ट्रूथ ऑफ द केस। देखिए, कोई भी केस अगर कोर्ट के सामने आता है तो उस केस के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं। जो भी फैक्ट्स पार्टी असर्ट कर रही है या एक पार्टी डिनाई कर रही है, तो उन फैक्ट्स की क्या ट्रुथ है, कौन सी पार्टी जो असर्ट कर रही है वो पार्टी सच बोल रही है या जो पार्टी उस फैक्ट को डिनाई कर रही है वो सच बोल रही है। तो ये जो सच बात है, इस जो भी हमारे फैक्ट कोर्ट के सामने आते हैं, उन फैक्ट में कितना ट्रुथ है और कितनी उनके अंदर फॉल्सनेस है, इन चीज़ों को डिसाइड करने में एविडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जहाँ तक आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे लॉज होते हैं या लॉ ऑफ बॉडी, ये 2 तरह के लॉज होते हैं, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल। ठीक है, सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉज वो लॉ होते हैं जो राइट और लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, जो बताते हैं कि पार्टीज़ के ये राइट्स होंगे, ये लाइबिलिटीज़ होंगे। या जैसे हमने आईपीसी पढ़ा है, तो आईपीसी के अंदर क्या है? आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस को लिखा हुआ है, बताया गया है कि कौन सा एक्ट और कौन सा ओमिशन ऑफेंस होता है और इस ऑफेंस के लिए क्या पर्टिकुलर पनिशमेंट होता है। तो वो लॉ जो किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, जो एक प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं, वो प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड होते हैं प्रोसीजरल लॉ में। तो हम कहते हैं कि एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है और एविडेंस एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर्स प्रोवाइड हैं, उन प्रोसीजर्स की हेल्प से कोर्ट पार्टीज़ की राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करेंगे। अब जब राइट और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करेंगे तो कोर्ट को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या ये लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब किसी भी चीज़ को, अभी हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ा था, किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को या उस फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस को या तो प्रूव किया जा सकता है या फिर उसको डिसप्रूव किया जाता है। और प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने आते हैं एविडेंसेस, और उन एविडेंसेस की हेल्प से केस के अंदर कोर्ट ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्टी या कौन सी पार्टी ऐसी है जो सच बोल रही है, जिसके फैक्ट बिल्कुल ठीक है। तो इन सब चीज़ों को असर्टेन करने के लिए एविडेंस एक्ट हमें नेसेसरी है। सेकंड, हम बात करते हैं कि ये एक्ट हमें बताता है कि हमें क्या फैक्ट प्रूव करने हैं। अब एक केस जब आता है तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कुछ रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, कुछ इररेलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो उस केस के अंदर उन फैक्ट को फिल्टर करता है। अब ये फिल्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, जो मैंने बोला कि एविडेंस एक्ट हमें फैक्ट्स की फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है, तो इसको आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस फिल्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझ के देखते हैं। यहाँ पर स्टोरी बस इतनी सी है कि ए ने बी का मर्डर किया। केस क्या है? केस है ए मर्डर्स बी। अब जब ए ने बी को मर्डर किया तो यहाँ पर इस केस के कुछ फैक्ट्स बनते हैं। क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं? फैक्ट ये बनता है, हु किल्ड बी, बी को किसने मारा, हाउ कैसे मारा, व्हेन कब मारा, बाय विच ऑब्जेक्ट या बाय विच आर्टिकल या बाय विच हम कह सकते हैं कि किस चीज़ से मारा, बाय विच मीन्स। ठीक है, किस तरह से मारा। तो ये सब चीज़ें इस केस के एक फैक्ट है। हम बोल रहे हैं कि ए ने बी को मारा है, तो बी का यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन होगा
जब बी की तरफ से केस लड़ा जाएगा तो प्रोसिक्यूशन का पार्ट वो प्ले करेगा, और ए यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर एक्यूज्ड होगा और एक्यूज्ड को मिलेगा डिफेंस। ठीक है, एक्यूज्ड अपना डिफेंस करेगा, तो प्रोसिक्यूशन यहाँ पर ये प्रूफ करेगा कि ये मर्डर ए ने किया है। ठीक है, ये जो मर्डर हुआ है ये गन से किया है। ये जो मर्डर किया था ये 2 जनवरी 2023 को किया था। ठीक है, जब ये मर्डर किया था तो ये मर्डर दिल्ली में हुआ था। तो ये चीज़ें, ये सारे फैक्ट कौन प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर डिफेंस बोलेगा कि मेरे पास तो गन ही नहीं है। ये जो प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि मर्डर गन से हुआ है, मेरे पास तो कोई गन नहीं है, और जो गन है इसकी आप जांच कीजिए, देखिए ये गन किसकी है, इसका रियल ओनर कौन है, मैं तो रियल ओनर नहीं हूँ। अब दूसरा केस आता है कि दूसरा फैक्ट आता है कि ये मर्डर 2 जनवरी को हुआ है, तो 2 जनवरी को तो मैं दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो 2 जनवरी को मेरठ में था। तो यहाँ पर एक्यूज्ड इस बात को प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने पढ़ी कि जो प्रोसिक्यूशन बोल रहा है मर्डर ऐसे हुआ है, इस तारीख को हुआ है, इस जगह पर हुआ है, डिफेंस कह रहा है मेरे पास तो ये गन ही नहीं थी, और 2 जनवरी को जब ये मर्डर हुआ है मैं तो दिल्ली में नहीं था, मैं मेरठ में था। तो ये सारी चीज़ें इस केस के लिए हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट है, ये यहाँ पर कनेक्शन होल्ड करते हैं ये सारे फैक्ट। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन बोलने लग जाए कि ए जो है जिसने मर्डर किया है वो तो एक इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, वो कह रहा है कि ए कैसा है, ए इलिटरेट है, ए के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए अनमैरिड है। अब ये सारे जो फैक्ट्स आ जाते हैं ये वाले कि वो इलिटरेट है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। तो अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट के अंदर ये सारी बातें बोलेंगे तो वहाँ पर जज साहब ये भी तो बोलेंगे ना कि प्रोसिक्यूशन आप ये कौन से फैक्ट्स दे रहे हो कोर्ट में, आपको क्या प्रूव करना चाहिए, आपको ये प्रूव करना चाहिए बी को किसने मारा, किस तरह से मारा, कब मारा, किस तरीके से मारा, ये सब चीज़ें आप प्रूव करो ना। आप ए का एजुकेशनल स्टेटस, आप उसका प्रॉपर्टी स्टेटस, आप उसका मैरिटल स्टेटस, ये सब बातें क्यों प्रूव कर रहे हो, ये तो इस केस के लिए क्या है, ये टोटली इररेलेवेंट है। इन बातों का इस केस से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इन चीज़ों के फैक्ट आप कोर्ट में क्यों दे रहे हो, जो जो चीज़ें आपको प्रूव करनी है आप वो चीज़ें प्रूव करो। तो इस तरह से एविडेंस एक्ट हमें फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है कि क्या क्या फैक्ट्स हम कोर्ट में प्रूव करेंगे। और ये काम किसका होता है, ये काम जज का होता है जिनके सामने ये केस चल रहा होता है। तो वो बताते हैं पार्टीज़ को कि आप इन चीज़ों के बारे में प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या फैक्ट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया, व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 5 कहता है कि एविडेंस किस चीज़ का दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पर कहते हैं कि एविडेंस आप केवल फैक्ट इन इशू का दोगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे फैक्ट एंड इशू क्या होता है। और सेक्शन 5 ये भी कहता है कि आप जो भी एविडेंसेस देंगे वो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अब फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको बस अभी एक छोटी सी स्टोरी से, जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर फैक्ट एंड इशू क्या था कि बी का मर्डर किसने किया, ये हमारा मेन फैक्ट एंड इशू था। वो फैक्ट जिससे केस अराइज हो रहा है, जो जिस फैक्ट की वजह से पार्टीज़ को कोर्ट में आना पड़ा, वो चीज़ें कहलाती हैं फैक्ट एंड इशू। अब उस फैक्ट एंड इशू से रेलेवेंट फैक्ट क्या बन रहा है, रेलेवेंट फैक्ट ये बन रहा है कि 2 जैन को ये मर्डर हुआ है और ये मर्डर दिल्ली में हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्यूज्ड बोल रहा है मैं यहाँ पर नहीं था, वो अपने ना होने के, अपने नॉन एग्जिस्टेंस के अपने एविडेंसेस देगा। तो ये सारी चीज़ें जो इस फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि इस फैक्ट एंड इशू के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को, या इस फैक्ट के होने या ना होने को वो इम्प्रोबेबल कर रहा है या फिर प्रोबेबल कर रहा है। तो ये चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। फिर हम बोलते हैं हु विल प्रूव। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये फैक्ट कौन प्रूव करेगा। अब अगर एक केस होता है तो उसके अंदर 2 ही पार्टी होती है, एक प्रोसिक्यूशन होता है और एक डिफेंस होता है। प्रोसिक्यूशन किस किस को विटनेस बनाकर लेकर आ सकता है और डिफेंस किस किस को अपने विटनेस बनाकर लेकर आ सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, क्या कोई डम पर्सन या एक वो पर्सन जो बोल नहीं सकता, क्या वो भी एक विटनेस की तरह आ सकता है।
ठीक है, उसका जो कोई पर्सन है जो बोल नहीं पा रहा है तो उसका एविडेंस किस कैटेगरी में फॉल करेगा, कि वो ओरल एविडेंस होगा या फिर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। तो ये सारे प्रोविजंस हमें एविडेंस एक्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा कहते हैं कि बाय व्हाट मटेरियल फैक्ट्स विल बी प्रूव्ड। अब अगर कोई एक केस हुआ तो उस केस के अंदर मानो एक डेड, यहाँ पर एक मर्डर हो गया, ए ने बी को मार दिया, तो ये जो बी की डेड बॉडी थी वो वहाँ पर 3 घंटे के लिए ऐसे ही ग्राउंड पर पड़ी रही। तो जब डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी रही तो वहाँ पर उस एरिया पर ब्लड स्टेन्स आ गए होंगे, है ना, वहाँ पर जो मिट्टी होगी वो खून में हो गई होगी, तो वो ब्लड स्टेन्स आ गए, वहाँ की जो सॉइल होगी वहाँ पर भी ब्लड कंपोनेंट्स आ गए। तो ये सारे मटेरियल ही तो आप कोर्ट में ले जाके प्रूव करोगे ना कि अच्छा चलो ए ने बी को गोली से मारा, हमने बोल रहे हैं उसको कि उसने गन यूज़ करके मारा, तो एक बुलेट जाकर वॉल में लग गई, वहाँ पर पास में ही रोड के पास एक दीवार थी और दीवार में वो गोली लग गई, तो वो जो गोली वहाँ पर अटक गई है जाकर वो प्रोसिक्यूशन लेकर जाएंगे कोर्ट में और बोलेंगे देखिए ये बुलेट है और ये इस गन की ही निकली हुई बुलेट है जो कि ए के पास थी। तो ऐसे ऐसे ही तो कुछ मटेरियल्स होते हैं ना जिन मटेरियल्स की हेल्प से आप अपने फैक्ट को प्रूव करेंगे। तो ये एक्ट हमें बेसिकली 3 बातें प्रोवाइड करता है। क्या फैक्ट आप प्रूव करोगे, कौन प्रूव करेगा और किस मटेरियल से आप प्रूव करोगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप कोर्ट के अंदर लेकर जाओगे। अब ऐसे तो केस के अंदर बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं, तो उन मटेरियल्स में भी हमें देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल कोर्ट अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि अगर ये एक प्रोसीजरल लॉ है तो ये हेल्प करता है जजेस को टू डिसाइड द राइट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज विच आर अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट प्लेस्ड बिफोर देम बाय अप्लाई द रूल्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है और प्रोसीजरल लॉ का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि राइट और लाइबिलिटीज़ को किस तरह से एनफोर्स कराना है। हम बोल रहे हैं कि ए ने बी को मार दिया, तो बी यहाँ पर जब मर गया तो अब ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि ए ने ही मारा है, ठीक है। अब ए ने मारा है तो ए की यहाँ पर लाइबिलिटी बन रही है, ए यहाँ पर लायबल है, किस चीज़ के लिए, पनिशमेंट के लिए लायबल है। तो ए ने कैसे मारा है, डिग्री क्या थी, मतलब डिग्री ऑफ ऑफेंस को हम बोल सकते हैं कि ऑफेंस कितना हीनियस था। अगर ज़्यादा ही हीनियस तरीके से मारा है तो पनिशमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा अगर 1 या 2 डंडी मारी है तो चलो ठीक है, 1-2 डंडी से तो कोई पर्सन वैसे भी नहीं मरता, तो हो सकता है कि बी किसी और तरह से मरा होगा, ए की यहाँ पर लायबिलिटी नहीं है। तो लायबिलिटी की क्या मतलब कितना वो पर्सन लायबल होगा ये सब कौन डिसाइड करते हैं, ये सब जजेस डिसाइड करते हैं। और किसकी हेल्प से डिसाइड करेंगे, प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ मतलब यहाँ पर इस वीडियो में प्रोसीजरल लॉ की जहाँ पर भी मैं वर्ड यूज़ करूँगी इसका मतलब हम एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। अब एविडेंस एक्ट के अंदर सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बाय विच द फैक्ट एंड द रेलेवेंट फैक्ट विल बी प्रूव्ड अंडर दिस कोड। जैसा अभी हमने पढ़ा कि एविडेंस एक्ट बस हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एविडेंस एक्ट हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि किस मेथड से आप फैक्ट और आप रेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट के सामने प्रूव करोगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि किसी भी फैक्ट को आप कोर्ट में ले जाके आप जजेस के सामने कुछ भी बोले जा रहे हो और आप अपनी बस बात को सही रखना चाहते हो चाहे वो चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है। रेलेवेंट वर्ड का मतलब होता है कनेक्टेड, कि वो वर्ड कि वो जो चीज़ आप कोर्ट में बोल रहे हो कि वो आपके फैक्ट एंड इशू से किस तरह से कनेक्टेड है ना, तो वो कनेक्टेड है भी या नहीं है ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये रूल ऑफ रेलेवेंसी डिसाइड करते हैं। और रूल ऑफ रेलेवेंसी कहाँ प्रोवाइडेड है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक यही बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट एंड इशू से रेलेवेंट होती हैं। तो ये रूल ऑफ रेलेवेंसी हमें इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। दूसरा रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी, आप एविडेंस लेकर आ गए, ठीक है बहुत अच्छा हुआ, आप एविडेंस लेकर आए, आपने मेहनत करी, आपने इतने उससे ये एविडेंस ढूंढा है, लेकिन ये एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो हमारे कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। और वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो बाय द हेल्प ऑफ एविडेंस एक्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो रूल ऑफ रेलेवेंसी, रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी, ये सारे रूल्स, ये सारे सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस जो पार्टीज़ के
फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करेंगी, वो सब एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये ही हमारे रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, ये हमारा पर्टिकुलर फैक्ट एंड इशू है, इस फैक्ट के ऊपर मुझे कोर्ट के अंदर एविडेंस देना है, और कोर्ट को भी पता है कि पार्टी को किस चीज़ के ऊपर अलाउ करना है और कहाँ पर पार्टी को डिसअलाउ करना है, तो एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पर थोड़ी सी बच जाती है। जैसे अभी पीछे वाली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि प्रोसिक्यूशन बोल रहा है कि ए तो भैया इलिटरेट है, अब वो ए के इलिटरेट होने के सबूत लेकर आ रहा है कि ये देखो, ये रही इसकी मार्कशीट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है फेल फेल, ए हमारा फेल हो गया। तो जज साहब बोलेंगे ना यहाँ पर कि भाई ए फेल हो गया, उससे इस केस का क्या मतलब है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का, आपको तो ये प्रूव करना है ना कि ए ने बी को मारा है, जो आपका मेन फैक्ट एंड इशू क्या है, मेन फैक्ट एंड इशू मर्डर है। आप यहाँ पर ए का ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो इसकी मार्कशीट है, ये क्यों प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट का टाइम बच जाता है, जो ये इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट होती है ये सब यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इट सेव्स द वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट अपॉन रेलिवेंट इश्यूज। फिर यहाँ पर एक केस लॉ आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ। वहाँ पर बोला गया था कि लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी बट इट फैसिलिटेट्स द कोर्स ऑफ जस्टिस। अब जहाँ पर पता चल गया हमें कि ये हमारे एविडेंसेस के ये रूल्स हैं और इन एविडेंसेस की रूल्स की हेल्प से हम हमारे फैक्ट को कोर्ट में जाके प्रूव करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें एक तो प्रोसीजर पता चल रहा है, ठीक है, कि ये प्रोसीजर है, तो यहाँ पर पार्टीज़ का टाइम भी बच गया, ठीक है। ये फैक्ट मुझे कोर्ट में लेकर जाना है, ये फैक्ट मुझे कोर्ट में लेकर नहीं जाना, तो इससे क्या हो रहा है, इससे पार्टीज़ अपने राइट और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करवा रही हैं। ये प्रोसीजर कभी भी राइट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि मेन इसका काम क्या रहता है, कोर्स ऑफ जस्टिस देना, मतलब जस्टिस को जल्दी से जल्दी अचीव करने में ये हमारी हेल्प करता है। अब जो एविडेंस एक्ट के रूल्स हैं ना, वो इस तरह से ही बनाए गए हैं कि दोनों पार्टीज़ को प्रॉपर राइट मिले अपनी बात रखने का, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल वहाँ पर फॉलो हो, ठीक है। और एक्यूज्ड को भी हम ये नहीं बोलते, अच्छा यहाँ पर एक रूल आता है कि आप अगर एक्यूज्ड आपका गिल्टी है तो आपको गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा, और जो आप क्रिमिनल केसेस में अगर आपको इसकी गिल्टी प्रूव करनी है तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन को ये केस 105% मतलब 100% से भी 5% एक्स्ट्रा आपको प्रूव करना है कि एक्यूज्ड गिल्टी है। अगर आप 99.9% भी रह जाते हैं कि इतना भी 0.1% भी लग रहा है ना कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो इस चीज़ का फेवर एक्यूज्ड को दे दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो हो रहा है। तो एक ऐसा एक्ट जो ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो वो पार्टीज़ के राइट्स को कैसे अफेक्ट करेगा, हम तो यही कहेंगे ना कि वो पार्टीज़ के राइट्स को फैसिलिटेट कर रहा है और उसको जस्टिस लेने में हेल्प कर रहा है। लास्ट हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं कि जैसे अगर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल इन नेचर है, ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, क्या फैक्ट्स कोर्ट के अंदर प्रूव करे जाएंगे, किस तरह से प्रूव किए जाएंगे, कौन प्रूव करेगा, मैनर ऑफ प्रूविंग क्या होगा, तो ये सब प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ सब्सटेंटिव फीचर्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ही डिटेल में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब फैक्ट को कौन प्रूव करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस, क्या आपने सीआरपीसी में पढ़ा कि एविडेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, नहीं पढ़ा। ये जो टाइप्स है ये कहाँ पर प्रोवाइडेड है, ये एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, अभी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल जब हम ये लेक्चर सीरीज आगे कवर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में एक एक करके इन बातों को पढ़ेंगे। तो ये एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल होता है ये चीज़ कहाँ प्रोवाइडेड है डिटेल में, हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एविडेंस एक्ट का कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रोसीजरल है और साथ के साथ कुछ पार्ट ऐसा है जो सब्सटेंटिव है। तो एक ऐसा लॉ जहाँ पर प्रोसीजरल पार्ट भी देखने को मिलता है और सब्सटेंटिव पार्ट भी देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव लॉ, ठीक है। ये होता है हमारा एडजेक्टिव लॉ। अभी के लिए एस्टॉपल को हम इतना समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो किसी एक टाइम पर अपनी एक बात कह रहा है और उस बात को कहने से इस पर्सन को कोई बेनिफिट हुआ है,
ठीक है, इस पर्सन ने कोई एक स्टेटमेंट दी, ये उस पर्सन की स्टेटमेंट हो गई और इस स्टेटमेंट से इस पर्सन को कोई बेनिफिट अराइज हुआ। अब आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम या बाद में किसी भी स्टेज पर ये पर्सन अपनी इस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। वहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। ये थोड़ा सा मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आप इसको देख सकते हो बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। लेकिन रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ही था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब जैसे कि आपको लग रहा है यहाँ पर ये सारे नोट्स ऐसे ख़राब से हो गए हैं लिखने से, तो अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल ID मैं ऐड कर रही हूँ, वहाँ पर आप इन नोट्स का PDF मेरे से ले सकते हैं। तो एक बार दोबारा से समअप करते हैं सारा। ऑब्जेक्टिव्स में हमने 7 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर पढ़े हैं। टू असर्टेन द ट्रूथ, किसी भी केस की सच्चाई का पता लगाना। दूसरा, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या फैक्ट आप प्रूव करोगे, कौन प्रूव करेगा, किस तरीके से प्रूव करेगा। प्रोसीजरल लॉ है तो जजेस को हेल्प करता है पार्टीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करने में। फोर्थ, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रूल ऑफ रेलेवेंसी और रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी की हेल्प से क्या फैक्ट प्रूव किए जाने हैं और क्या फैक्ट रेलेवेंट होंगे, ये सब बातें ये प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, हमने ये देखा कि जब हमारे पास एक लिस्ट है कि हाँ भाई हम इन चीज़ों के ऊपर एविडेंस लेंगे और इन चीज़ों के ऊपर एविडेंस नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक टाइम बच जाएगा, जस्टिस जल्दी से डिलीवर होगा। तो वेस्टेज ऑफ टाइम प्रिवेंट करता है। कोर्ट केवल फैक्ट एंड इश्यूज़ के बारे में और रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। फालतू का कोई मैटर कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा। पार्टीज़ का भी टाइम बचेगा, कोर्ट का भी टाइम बचेगा, विक्टिम को भी जल्दी से जस्टिस मिलेगा और अगर एक्यूज्ड के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हुए हैं तो वो भी जल्दी से हट जाएंगे। तो वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पर प्रिवेंट हो रही है। लॉ ऑफ एविडेंस बिल्कुल भी सब्सटेंटिव लॉज को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये तो उन सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं उन राइट और लाइबिलिटीज़ को एनफोर्स करके जस्टिस प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमने बोला कि प्रोसीजरल नेचर के साथ साथ इसके अंदर कुछ सब्सटेंटिव फीचर्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम केवल इसी एविडेंस एक्ट के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। तो यही थे आज हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एविडेंस एक्ट। अब आप इस लेक्चर को हम अभी यहाँ पर एंड कर रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे आगे इसके सेक्शंस।